एलोपैथिक मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होता। मेरी अपनी राय है, मेरा इसमें 15 साल का अपना एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस देखने में। इसके अंदर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्शनल, स्पीच थेरेपी और होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे तरीका इलाज है। या उसके डाइट प्लान से क्लियर होना है। हर बच्चे की डाइट दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अब एक बच्चे को ऐसी चीज़ों की बॉडी में लुब्रिकेशन पैदा करें वो ज़रूरी हो तो उसको वो डाइट देनी चाहिए। अब एक ऐसा बच्चा जिसको पहले वो पिलपिला है, मोटापे का शिकार है, उसको ऐसी डाइट जो उसके लिए मोटापे को कम करे, तो डाइट भी हर बच्चे की दूसरे से अलग होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ डॉक्टर फ़हीम मकबूल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी पर जो तकरीबन हर इलाके में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई बच्चा ऐसा मौजूद होता है। ऐसे बच्चे जो पैदाइश के वक्त माजूर हों, जिनको सीपी चाइल्ड का बीमारी डायग्नोज कर दी जाती है, और ऐसे वालिदैन जहाँ कहीं उनको कोई बताता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चे की माजूरी नहीं देख सकते। उसके बच्चे की परेशानी को लेकर जहाँ कहीं को बताता है, कोई तेल की मालिश के लिए बताता है, कोई दम के लिए बताता है, कोई डॉक्टर का बताता है, तो वालिदैन बेचारे घूमते रहते हैं हर तरफ। लेकिन बदकिस्मती से उनको सही इलाज नहीं मिलता और बच्चे अक्सर माजूर ही रह जाते हैं। आज इस बीमारी पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और इनकी वजूहात क्या हैं, किस वजूहात की बना पर कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। मुकम्मल तफसील से डिस्कस करेंगे। इस बीमारी के हवाले से आम सादा अल्फाज में बात करूँगा ताकि हर वालिदैन को बात की समझ आ सके और वो अपने बच्चे के इलाज के लिए बेहतर फैसला कर सकें। सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें बच्चे का दिमाग या जिस्मानी कमज़ोरी रह जाती है। सेरिब्रल दिमाग का एक हिस्सा है, पाल्सी फालज को कहते हैं, डिसेबिलिटी को कहते हैं। दिमागी या जिस्मानी कमज़ोरी इस नतीजे में पैदा होती है। अब ये बीमारी होती क्यों है, इसको 3 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप, माँ के पेट के अंदर क्या तब्दीलियाँ सिरुरमा होती हैं जिससे बीमारी आ जाती है। माँ के पेट के अंदर बच्चे की दिमाग की साख्त में कोई नुक्स रह जाए, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो, या बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम माँ को हो, वो बच्चे में मुंतकिल हो जाए, या कोई चोट लग जाए माँ के पेट पे और वो बच्चे पे उसके असरात मुरतब हो जाएं, या माँ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी बीमारी बच्चे के दिमाग पर असरात मुरतब करती है। दूसरी वजह, पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर जो बीमारियाँ, जो तकलीफ़ात हो सकती हैं, उनके अंदर कबल अज़ वक्त पैदाइश, प्री मैच्योर डिलीवरी, 9 माह से पहले डिलीवरी का वक्त किसी भी आ जाए वो, या बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या बच्चे के गले में नाड़ू जिसको कहते हैं आम ज़ुबान में एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है वो फंस जाए और सांस में दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या बच्चा पैदाइश के बाद रोए ना, ये वजह भी है, या पैदाइश के वक्त बच्चे के सर पे चोट लग जाए। अब पैदाइश के बाद बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, बच्चा चंद माह का है, अब बच्चे में क्या ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं कि बीमारी आने के चांसेस होते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए और झटके लगें, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा पीलिया जिसको जरकान कहते हैं, अगर वो हो जाए किसी बच्चे को तो भी ये बीमारी आ जाती है। दिमागी चोट लगने की वजह से भी बच्चे में ये असरात देखे गए हैं। इन 3 वजूहात में मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। क्या बच्चे की पैदाइश से पहले मामला ख़राब था, पैदाइश के वक्त हुआ, या पैदाइश के वक्त बच्चा ठीक था लेकिन बाद में किसी हादसे की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, झटके की वजह से या दिमाग में सोजश की वजह से मामला ख़राब हुआ। इन तीनों मामलात के बाद अब हम बात करते हैं कि बीमारी की टाइप्स कितनी हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा बीमारी की टाइप पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में देखने मिलती है, 70 से 80%, वो है स्पास्टिक। स्पास्टिक में बच्चे के उज़लात यानी कि पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं, उनमें अकड़ाव और सख्ती आ जाती है, बच्चा उठने बैठने में सख्ती महसूस करता है अपने जोड़ों में, और वो अगर खड़ा होता है तो उसकी एड़ी खिंची हुई होती है, एड़ी नीचे नहीं लगती, एक हाथ या एक टांग अकड़ जाते हैं। इसको हेमिप्लीजिया भी बच्चे को हो सकता है, क्वाड्रिप्लीजिया भी हो सकता है।
दूसरी किस्म है एथिटॉयड सीपी। इसमें बच्चे के हाथ बेतरतीब हो जाते हैं, यानी बच्चा हाथ लेके इधर जाना चाह रहा है, चला इधर जाता है, ऐसे ऐसे झटके उसके लगेंगे, तो इसी तरह टांगों के बेतरतीबा बच्चा चलेगा और वो बेतरतीबा ही उसके हाथ और पाँव हरकत करेंगे, उसके कंट्रोल में नहीं रहते। उससे बच्चे में निगलने में और खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तीसरी किस्म है अटॉप्सिक सीपी। इसके अंदर बच्चे के हाथ और पाँव लरजते रहते हैं, ये चीज़ कांपता रहता है, बच्चा किसी चीज़ को गिरफ्त नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, अगर पकड़ लेता है तो उसको छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है, फिर वो इस तरह की उसकी कैफियत होती है इसके अंदर। चौथी किस्म है मिक्स सीपी। इसके अंदर मुख्तलिफ अलामात बच्चे में हो सकती हैं, किसी में अकड़ाव हो सकता है, हाथ कांपते भी हों, ये भी हो सकता है, यानी मिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत कम रेयर किस्म है, बहुत कम इस तरह के केसेस सामने आए हैं। अब अलामात पर गौर करते हैं, बच्चे में उमूमन अलामात क्या होती हैं। 0 से 6 माह तक बच्चा जो है उसके अंदर वो गर्दन को नहीं संभाल सकता, गर्दन एक साइड को ढलक जाती है। जिस्म में सख्ती या ढीलापन, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। बच्चा अपना जिस्म एक तरफ का नहीं संभालता, एक तरफ हरकत करता है, एक तरफ को वो हरकत नहीं करता। बच्चा 6 से 12 माह की उम्र में बैठने की कंडीशन में बच्चा बैठ नहीं पाता, कमर अपने नहीं संभाल सकता और वो गिर जाता है और चीज़ों को पकड़ नहीं सकता, क्रॉलिंग नहीं कर सकता। 6 से 12 माह में ये वाली सिम्टम सामने आती हैं। अब इसके जो बड़ी उम्र है, उस बड़ी उम्र में उसके बातचीत में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो लड़खड़ाहट उसकी चाल में हो सकती है, तवाज़ुन बिगड़ सकता है, जहनी पसमानदगी कुछ केसेस में सामने आई है। अब इस बीमारी की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट भी हैं और फिज़िकल मुआयना भी है उसका। उसके लिए न्यूरोलॉजिकल मुआयना जो है, बच्चे के मूड डेवलपमेंट की जांच करनी पड़ती है। टेस्ट के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई, दिमाग की साख्त देखने के लिए किए जाते हैं। ईईजी टेस्ट है, इसमें मिर्गी का अंदेशा अगर किसी बच्चे में हो तो वो भी करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं इन्फेक्शन देखने के लिए। अच्छा, इसके एंड पे अब बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से। इसका अभी तक पूरी दुनिया में अगर कोई कहें कि 100% इलाज हो सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। जो बच्चा पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले कमज़ोर रह गया, उसमें बेहतरी तो लाई जा सकती है, लेकिन मुकम्मल 100% उसको नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अब उसको बेहतरी लाने के लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसके अंदर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्शनल, स्पीच थेरेपी और होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे तरीका इलाज हैं। एलोपैथिक मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होता, मेरी अपनी राय है। मेरा इसमें 15 साल का अपना एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस देखने में। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। ऐसे बच्चे में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए, उनकी वीकनेस के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए या खिंचाव के लिए फिजियोथेरेपी रोज़ाना होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे स्पीच थेरेपी। जो बच्चे बोलने में दिक्कत महसूस करें और सही तरह से लफ्ज़ अदा ना कर सकें, उनके लिए स्पीच थेरेपी जो ट्रीटमेंट है उनके लिए वो ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि अब ऑक्सीजन पूरी जब बॉडी को नहीं मिली उसके माँ के पेट में या पैदाइश के बाद, तो उसके जिन हिस्सों में ऑक्सीजन पूरी नहीं जा सकी, ऑक्सीजन डायरेक्ट तो नहीं जानी, वो जानी है ब्लड सप्लाई के साथ। ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होगी तो वहाँ ऑक्सीजन जाएगी। अब वहाँ तक ब्लड ही नहीं पहुँचा, तो ब्लड पहुँचाने के लिए वहाँ तक एक्यूप्रेशर जो है, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं बॉडी के, 2-3 डिस्कस कर देता हूँ। एक सर की चोटी पे पॉइंट है, एक यहाँ गर्दन के पीछे है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, एक इधर, बाकी पूरी बॉडी पर उसके पॉइंट्स हैं। तो उनमें बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर की जाती है ताकि उसकी ऑक्सीजन जहाँ जहाँ उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल जाए और बच्चा जो है वो बेहतरी ला सके अपने अंदर। अब इस ऑक्सीजन मिलने से बच्चा 100% ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। चौथे नंबर पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम होम्योपैथी की। एलोपैथी में ट्रीटमेंट इसका बस यही है कि बच्चे के मसल को रिलैक्स किया जाए, उसके अंदर रिलैक्स करने की मसल्स को मेडिसिन दे दी जाती हैं और जो कोई उसके अंदर सिम्टम है, कोई नींद पूरी नहीं करता या इस तरह की चीज़ें, तो वो कर दी जाती हैं, मेडिसिन दे दी जाती है। मुकम्मल ट्रीटमेंट इसके अंदर एलोपैथी में नहीं है।
होम्योपैथी में इस ट्रीटमेंट के लिए बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी कंडीशन देखकर मेडिसिन का अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है। वीडियो देखकर कोई भी शख्स ये अपने बच्चों को मेडिसिन शुरू ना करवाए जब तक वो अपने करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरा ना कर लें। मेडिसिन का नाम मैं बता देता हूँ, तो इसलिए कि वो नेट पे सर्च कर लें, आप इसको देखें कि आपके बच्चे में कौन सी कंडीशन है, फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें जाके। इसमें ब्राइटा कार्ब है, कॉपर मेटालिकम है, जिंकम मेटालिकम है, कैलकेरिया फास है, कैलकेरिया फ्लोर है, और इसमें जैल्सीमियम है, एवनास्टाइवा मदर टिंचर में आ जाता है। अल्फा भी कई बच्चों को देने की ज़रूरत पड़ जाती है, और भी कॉस्टिकम है, ट्यूबरकुलिनम है, मेडोराइनम है। बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन देखकर बहुत सारी मेडिसिन है, 8-10 का जिक्र कर दिया है। तो अगर आपके जानने वालों में से या आपके ख़ानदान में से किसी को मसला इस तरह का है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने बच्चे का सही इलाज करा सके। इसमें जो लोग तेल की मालिश करते हैं, कोई जैतून के तेल की बता देता है, कोई सरसों के तेल की, कोई काले जीरे के तेल की, हर किसी के अपने अपने टोटके हैं, लेकिन ये टोटके फ़ायदेमंद नहीं हैं। बराए मेहरबानी इनसे बचें, और क्योंकि जब तक बीमारी का अंदर से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो है वो आर्जी रहता है। मेरी अपनी ये राय है, ऑब्जर्वेशन है। अंदर से ट्रीटमेंट से मुराद है कि जब तक उसको इंटरनल प्रॉब्लम जो उसकी हैं, जिस वजह से उसके एक्सटर्नल पर, उसके लिम्स पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नहीं क्लियर करेंगे। वो मेडिसिन से क्लियर होना है या उसके डाइट प्लान से क्लियर होना है। हर बच्चे की डाइट दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अब एक बच्चे को ऐसी चीज़ें जो बॉडी में लुब्रिकेशन पैदा करें वो ज़रूरी हों, तो उसको वो डाइट देनी चाहिए। अब एक ऐसा बच्चा जिसको पहले वो पिलपिला है, मोटापे का शिकार है, उसको ऐसी डाइट जो उसके लिए मोटापे को कम करे, तो डाइट भी हर बच्चे की दूसरे से अलग होगी। अच्छा, डाइट उसको बेहतर कर सकती है, मेडिसिन अंदर से बेहतर कर सकती है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में प्रेशर और फिजियोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट है। एक्यूप्रेशर भी जो है वो इंटरनल ही उसको टच करता है बॉडी को, है तो एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल हीलिंग के लिए वो बहुत बेहतर ट्रीटमेंट है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।